चलिए ना, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट आयनिक बॉन्ड, मतलब हमने लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यह बताया था कि एल्यूमिनियम के जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, इन सब में से हो गई तुम्हारी बातें, शांति व्यवस्था कायम रखो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट, और ये क्या होता है बेटा, आयनिक। ठीक है, अब आयनिक और कोवेलेंट में से अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, Al+3 और F-, इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जबकि इन सबके बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये सारे के सारे कोवेलेंट थे, तो इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने चेक करा था, और शेयरिंग का मतलब है 3+3, 3+3, 3+3 कितना हो जाता है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब इसके आगे आपको कल बताया था कि ऑक्टेट रूल के अंदर जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के दो तरीके होते हैं, या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों की जो कंडीशन होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोगों को जिन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है वन बाय वन उनको स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आयनिक बॉन्ड। हेडिंग डालिएगा आयनिक बॉन्ड। लिखना स्टार्ट करें। The chemical bond formed transfer of electron, the chemical bond formed by transfer of electron from one atom to the other. लिखते रहो, keep calm and focus on studies. The chemical bond formed by transfer of electron from one atom to the other. केमिकल बॉन्ड में जब हम बात करते हैं तो दो तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक तो ट्रांसफर और एक शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक एग्जांपल जो है NaCl। NaCl की अगर बात की जाए तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और होता है 2,8,1। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। अब आप देखेंगे तो ये जो सोडियम है मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 2,8, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है 2,8,8। अगर आप इन दोनों को देखें तो यहां और यहां दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाया, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन की वजह से फॉर्मेशन किसका हो जाता है, NaCl का। आइए, ये जो बॉन्ड हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा है इस पर अगर चर्चा करें तो ध्यान सुनना, कभी भी आप NaCl को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान दो, उसकी सिस्टर बाहर है इसलिए जा रहे हैं। NaCl की बात करें ना, तो NaCl की कंडीशन कुछ इस तरह से बनती है। आप ध्यान रखें, कभी भी आप आयनिक बॉन्ड को इस तरह से डैश बना के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आज बिल्कुल छटनी हो जाएगी। अगर हम बात करें तो आज Na+ और Cl- है, ठीक है। Cl- कहने का मतलब है यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड अगर होता तो कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरह से डैश बना के रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। हम जो यहां पर बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा है, आयनिक। आयनिक बॉन्ड को कभी भी ऐसे डैश से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। डैश का रिप्रेजेंटेशन मतलब किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो बेटा आयनिक बॉन्ड को आप हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से डॉटेड लाइन बना के या तो रिप्रेजेंट कर दें, या फिर नॉर्मली आप सिर्फ NaCl लिख दें। ये रिप्रेजेंटेशन नोट करिए, आगे बात करते हैं। लिखे चलो, लिखे चलो। कानून सबके लिए बराबर होता है। चलिए ना, अब इस रिप्रेजेंटेशन को देखने के बाद आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें पता होना चाहिए। आइए उसको लिखते हैं। पहला पॉइंट लिखेगा, आयनिक कंपाउंड्स, या ऐसा लिखा है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। दूसरा पॉइंट लिखिए,
Ionic compounds generally exist in solid state. Ionic compounds generally exist in solid state. ब्रैकेट में लिखिएगा, in the form of 3D crystal lattice, 3-dimensional crystal lattice, in the form of 3D crystal lattice. तीसरा पॉइंट लिखें, they are represented by simplest ratio. They are represented by simplest ratio. ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट हमने लिखे कुछ 2-3, इसको एक बार समझाता हूं आपको कि इसका मीनिंग क्या है. पहला पॉइंट ये आ रहा है कि जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं, तो जब हमने बोला कि आयनिक कंपाउंड कैसा होगा बेटा, डायरेक्शनल होगा या नॉन डायरेक्शनल होगा, नॉन डायरेक्शनल. तो पहली बात, इस नॉन डायरेक्शनल कहने से हमारा मतलब क्या है, तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं. हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, डायरेक्शनल, जबकि आयनिक बॉन्ड कैसा है, नॉन डायरेक्शनल. क्यों ये नॉन डायरेक्शनल है उसके ऊपर बात करते हैं. आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता है बेटा, कैटायन और एनायन, है ना. अब एक बात समझिएगा, कैटायन पे जब हम ऐसा पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसी एक जगह लोकेटेड नहीं होता, वो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर के ऊपर होता है. अब Cl जो आएगा माइनस, वो चाहे यहां से आ जाए, चाहे यहां से आ जाए, चाहे यहां से आ जाए, चाहे कहीं से भी आ जाए, किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल या एम्फेसिस नहीं होता. इसका मतलब ये हुआ कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन. ठीक है, और कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होगा. हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. अभी सारे जो इधर उधर आधे बाहर रह गए, आधे अंदर ही रह गए, क्या करेंगे बेचारे, है ना. तो यहां पर Na+ और Cl- की जब हम वार्तालाप कर रहे हैं यहां पर, तो Na+ और Cl- में अट्रैक्शन कैसे भी हो सकता है. मतलब Cl कहीं से भी आ जाए, उसके बीच में प्लस और माइनस के बीच में क्या होना है, अट्रैक्शन. जबकि हम जब कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक टर्म आएगी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आने का मतलब क्या होगा कि वहां पर जब हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो ओवरलैपिंग या तो एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी या जेड एक्सिस. तो वहां पर डायरेक्शन का रोल आएगा, लेकिन यहां पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता. तो ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन डायरेक्शनल. दूसरा पॉइंट, ये जो हमने अभी देखा है, ये आगे जाके जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब वहां पर एक थ्योरी आएगी, वर्नर थ्योरी, और वहां पर भी दो तरह की वैलेंसी आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे प्राइमरी वैलेंसी और एक पढ़ेंगे सेकेंडरी वैलेंसी. वहां पर भी ये पॉइंट बेटा काम में आएगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, मतलब वो आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नॉन डायरेक्शनल होगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड को या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा और वो डायरेक्शनल होगा. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. पहला हमने बोला कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है. दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड. 3 जनरल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की और इससे हम कंपेयर करते हैं सपोज कोवेलेंट बॉन्ड को, तो याद करिए कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो यहां पर भी चार्ज आता है, लेकिन वो चार्ज कंप्लीट होता है या पार्शियल होता है, पार्शियल. बेटा पार्शियल चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना कंप्लीट चार्ज का अट्रैक्शन होगा. इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी आयन पे कंप्लीट चार्ज होता है तो इनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है. अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पैकिंग क्लोज होगी. अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की पैकिंग के बारे में याद करने की कोशिश करिए. गैस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास होते हैं और सॉलिड में और भी पास होते हैं. तो बेटा सॉलिड के अंदर क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, वो अट्रैक्शन ज्यादा कहां होगा, कोवेलेंट में या आयनिक में, आयनिक में. तो इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पैकिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, और पैकिंग बहुत ही स्ट्रांग होने का मतलब है वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सॉलिड. तो आयनिक कंपाउंड जनरली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड. दूसरी बात, सॉलिड फॉर्म में आपके सिलेबस में एक चैप्टर हुआ करता था सॉलिड स्टेट, अभी तो फिलहाल में हट गया. तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली जब कैटायन और एनायन या फिर जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसमें कुछ इस तरह से पैकिंग होती है, या कोई भी सॉलिड होता है तो उसमें पार्टिकल्स की एक बहुत ही क्लोज्ड पैकिंग होती है. तो उसमें मान लीजिए ये Na है, मान लीजिए ये Cl है, इस तरह से कुछ पैकिंग होगी. ये जो अरेंजमेंट बनता है 3 डायमेंशनल में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड फॉर्म में लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं. तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा वो पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना. हम लोग आयनिक कंपाउंड को हमेशा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं. कौन से रेशियो में, सिंपलेस्ट.
मोल कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो दो तरह के रेशियोज पे बात होती है, एक तो होता है एक्चुअल फॉर्मूला और एक होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला, है ना। सिंपलेस्ट मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला और एक्चुअल मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला। आयनिक कंपाउंड को हमेशा आप सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम डिफाइन करते हैं बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्यों ऐसा करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। जब NaCl की बात होती है ना, तो NaCl फॉर्मूला देखकर हमें ऐसा लगता है कि एक Na और एक Cl के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जब आप Na का लैटिस स्ट्रक्चर देखते हो रॉक सॉल्ट का, तो बेटा एक Na के आसपास कितने Cl होते हैं, 6। और ऐसे ही एक Cl के आसपास कितने Na होंगे, 6। इस तरह से मतलब इसका पूरा एक लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा। 3D भी होता है तो पीछे भी चलता है। अब ध्यान सुनिएगा, कंडीशन ये बन के आती है कि अगर हम एक Cl को देखें या एक Na को देखें सपोज, तो एक Na कितने Cl से सराउंडेड है, 6, है ना। इस तरह से 6 Cl से मान लीजिए इस तरह सराउंडेड है। तो हुआ क्या कि जब आप इसका फॉर्मूला बनाते हो तो देखने में फॉर्मूला कैसा बनना चाहिए था, NaCl6, क्योंकि एक Na को कितने Cl ने सराउंड कर रखा है, 6। या फिर इसी तरीके से एक Cl को कितने Na सराउंड करके रखते हैं, 6, तो उसका फॉर्मूला बन जाना चाहिए था Cl या Na6Cl। लेकिन सोडियम क्लोराइड का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ना तो ये होता है ना तो ये होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम एक Na और एक Cl रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक Na तो 6 Cl से सराउंडेड होता है या एक Cl 6 Na से सराउंडेड होता है। तो ऐसा क्यों है कि हम ये फॉर्मूला ना लिख के ये लिखते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो आप एक आयन को नहीं देखेंगे, आप 1 मोल ऑफ द कंपाउंड को देखेंगे। किसको देखेंगे, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। मतलब आपने NaCl का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें से 1 मोल को अलग कर लेना है, और 1 मोल को जब आप देखेंगे तो 1 मोल में कितने Na प्लस आयन है और 1 मोल में कितने Cl माइनस आयन इस स्ट्रक्चर में आते हैं, हमें उन्हें काउंट करना होता है। मान लीजिए 1 मोल NaCl के अंदर x नंबर ऑफ Na आयंस है और x नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस है। तो जब आप इनको कैंसल करते हैं तो बेटा रेशियो क्या निकल के आता है, 1:1। और इसीलिए जब NaCl का फॉर्मूला लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है NaCl, ना कि NaCl6, ना कि ClNa6, क्योंकि एक मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर जितने Na प्लस आयन मिलते हैं उतने ही Cl माइनस आयन मिलते हैं, और दोनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:1। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपाउंड लिखा Al2O3, कंपाउंड देखिए Al2O3। इस कंपाउंड में पहली बात, एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक। अब आयनिक बॉन्ड में आप जब भी फॉर्मूला लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 एल्यूमिनियम को 3 क्लोराइड 3 ऑक्साइड ने घेर रखा है, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप Al2O3 का 1 मोल लेते हैं तो उसमें अगर एल्यूमिनियम आयन 2x है तो बेटा ऑक्साइड के कितने आयन मिले उसके अंदर, टोटल 3x। और आपने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला तो फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3। तो बेसिकली जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते वक्त आप उसके इंडिविजुअल आयन के बारे में बात नहीं करते हैं। 1 मोल लैटिस स्ट्रक्चर में कितने कैटायन है, कितने एनायन है, उनका आप क्या निकालते हो बेटा, सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल जनरल बातें जो थी वो डिस्कस कर ली। अब आगे बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी डेफिनेशन लिखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट the number of electron gained or lost by an atom, the number of electron gained or lost by an atom during ionic bond formation, during ionic bond formation, चले आइए यहां पर हम लोग डिस्कशन करें तो बेटा 2 एग्जाम्पल पे बात हो रही है। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा NaCl और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, Al2O3। पहली बात इलेक्ट्रोवैलेंसी की अगर हम लोग बात करें
तो यहां पर नाम से समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किससे डील करता है, आयनिक बॉन्ड से, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का एक और नाम कल आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बता रहा है कि जब भी बेटा आयनिक बॉन्ड बनता है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा या फिर कैटायन और एनायन के बीच में बनेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। कभी भी कैटायन जब बनेगा तो एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और जब भी एनायन बनेगा तो एटम ने कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। किसी भी एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा, और किसी भी एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और कुछ भी नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम। ध्यान रखना, एन एटम, एक एटम के बारे में बात होगी। जैसे यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, तो तीनों को कंबाइंड नहीं देखेंगे, एक ऑक्सीजन को देखेंगे। इसका सीधा सीधा तरीका क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन है, अभी जब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी, पोलराइजेशन, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, आपको नाम देखना है। क्या देखना है? नाम। नाम से सॉल्व होता है आयनिक कंपाउंड हमेशा, है ना। नाम कहने का मतलब, अगर आपके सामने NaCl आ गया, कल हमने चर्चा करी थी कि दो तरह के बॉन्ड्स मेनली हमको देखने को मिलेंगे, आयनिक और कोवेलेंट। अब आयनिक और कोवेलेंट पहचानने का तरीका देखा था कि भैया मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड होगा तो आयनिक, इसके कुछ एक्सेप्शन लिखाए थे, अल्बेली के CBI, है ना। और नॉन मेटल का बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट। तो पहले एक बार आयनिक और कोवेलेंट पे भी चर्चा करते हुए चलते हैं ताकि दिमाग में ये चीजें फिट हो जाए, आगे से आप देखेंगे। लेकिन बताइए मुझे, ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली आयनिक, मेटल नॉन मेटल जनरली आयनिक। क्या ये अल्बेली में से आ रहा है? लेकिन ये CBI में से नहीं। अगर अल्बेली का CBI होता तो क्या हो जाता? कोवेलेंट। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। NaCl पर चर्चा करें। बेटा ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड को हमेशा नाम से सॉल्व करना है। नाम बताइए इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। नाम तो देख के समझ में आ जाना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जब सोडियम क्लोराइड आपने बोला तो आपके दिमाग में दो नाम आ गए, एक सोडियम और एक क्लोराइड। और क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड बेसिकली आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड में दो टाइप के आयन होंगे, सोडियम आयन भी होगा और क्लोराइड आयन भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम आयन क्या होता है नेचर में, ये हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। और सोडियम आयन Na+, Na2+, Na3+, 4+ क्या होता है, तो ये सब 9th-10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि सोडियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, Na+। अगर किसी को ये नहीं पता हो कि सोडियम आयन Na+ है तो भैया आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 का कॉमन स्टेट +1, ग्रुप 2 का +2, 13 का +3, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पे आ गया प्लस Cl, क्लोराइड आयन क्या होता है? Cl-। अब एक बात बताइए, इसने सोडियम ने Na+ बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया? लूज किया। कितने लूज करे? वो यहीं पे दिख जाएगा चार्ज पे। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1। किसी भी एलिमेंट ने आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लोरीन ने Cl- बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए? गेन किए। कितने गेन किए? 1। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो गया? 1 and 1। पहली बात ये। दूसरी बात ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखते वक्त आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस शो करना होता है, आपको प्लस या माइनस शो नहीं करना होता है। तो आप यहां पर प्लस या माइनस मत लिखिएगा, क्योंकि प्लस और माइनस लगाते ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा एक तरह से। आइए Al2O3 पे मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम। आयनिक कंपाउंड को नाम से देखना है, नाम बोलिए क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मतलब इसमें एल्यूमिनियम आयन भी है और ऑक्साइड आयन भी है। तो मुझे ये 2 या 3 नहीं देखना है, मुझे तो नाम से चलना है। एल्यूमिनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है? Al3+, ऑक्साइड आयन O2-। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पे चर्चा कर रहे हैं। इसने Al से Al3+ बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 3। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 3। और इसने O से O2- करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2। मतलब इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब यहां पर यह हो गया कि भाई किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे वो उसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को चार्ज के साथ नहीं लिखना है। दूसरी बात, क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी कैटायन और एनायन की सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती? ऐसा नहीं कि दोनों हमेशा बराबर आएंगे, दोनों सेम भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। नोट करिए इसे।
चलिए ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। कल हमने बात करी थी कि बेटा मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, आयनिक, लेकिन उसके एक्सेप्शन में लिखा था अल्बेली के सीबीआई। उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हेडिंग देखिएगा जरा ध्यान से ना, लिखना बंद कर दो, समझ लो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर शुरू से आखिरी तक आयनिक और कोवेलेंट में आपको दिक्कत होगी। 4 एलिमेंट आपके सामने लिखे, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैंने कल आपको जब अल्बेली का सीबीआई लिखाया था तो मैंने बोला था लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम। ये चारों के चारों क्या है बेटा, मेटल। और मेटल का बॉन्ड जब भी नॉन मेटल से बनता है तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली क्या होता है, आयनिक। लेकिन ये जो 4 एटम है ना, या 4 जो मेटल है, इन मेटल के साथ जब आप पाएंगे तो ये मेटल कई बार नॉन मेटल के साथ आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं और ये मेटल कई बार नॉन मेटल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं, इनके कंपाउंड कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो इनको देखकर हमको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि इनका कौन सा कंपाउंड आयनिक है और इनका कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन आयनिक है कौन कोवेलेंट है, तो ध्यान सुनिएगा। इनके लिए कल आपको बताया था कि अल-बेली के सीबीआई क्या हो जाते हैं, कोवेलेंट, है ना। इनके अगर सीबीआई आ गए तो वो क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट। लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने पीरियोडिक टेबल की पढ़ी हो तो वहां पर एनसीईआरटी के अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एक एक पैराग्राफ दिए हुए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसमें उनकी बेसिक प्रॉपर्टी और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा हुआ है। वहां पर एस ब्लॉक के अंदर लास्ट की जो 2-3 लाइनें हैं ना, वहां पर उसने कुछ बात लिखी है और वो बात ये बात लिखी है कि लिथियम और बेरिलियम के अलावा जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। कहने का मतलब ये कि लिथियम और बेरिलियम के कंपाउंड कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली मतलब मैक्सिमम कंपाउंड कोवेलेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि सब कोवेलेंट है। और लिथियम के और बेरिलियम के अलावा एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे ग्रुप 1 या 2, उनके कंपाउंड मोस्टली क्या मिलेंगे, आयनिक। क्योंकि भैया मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड तो आयनिक ही बनना चाहिए। लेकिन इनके अंदर एक टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से इनके कंपाउंड, कुछ कंपाउंड आयनिक लेकिन ज्यादातर कंपाउंड कोवेलेंट मिलते हैं। तो यही वो केस है जहां पर हमें मेनली कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ध्यान सुनिएगा, 4 एलिमेंट आपके सामने लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये चारों के चारों क्या है, मेटल। अब देखो, हमें हमारे सिलेबस में इन सबके या किसी के भी हैलाइड्स के बारे में पढ़ना होता है मेनली, है ना। हैलाइड्स का मतलब हो गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सीबीआई कल डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हम लोग हैलाइड में बचा हुआ कौन है, फ्लोराइड। तो फ्लोराइड पे देखेंगे कि इनमें से किसका फ्लोराइड कोवेलेंट है, किसका फ्लोराइड आयनिक है। दूसरी बात, हमें कंपाउंड्स के जनरली ऑक्साइड्स पढ़ने होते हैं, एलिमेंट के ऑक्साइड्स पढ़ने होते हैं। तो यहां आप देखोगे इनके ऑक्साइड्स पे चर्चा होगी। और आगे जाके पी ब्लॉक में एक टॉपिक आएगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हमें कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस पढ़ना होता है। कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस मतलब मीथेनाइड, एसिटिलाइड, एलिलाइड, इस तरह का एक टॉपिक आएगा। तो इनके हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो यहां पर इसीलिए हाइड्रोलाइसिस से पहले हम लोग इनके कार्बाइड्स के नेचर के ऊपर बात कर लेंगे कि इनका किसका कार्बाइड आयनिक है और किसका कार्बाइड कोवेलेंट है। एक बात बताइए, ये चारों मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल। फ्लोरीन क्या है, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड क्या होना चाहिए, आयनिक। मतलब इन सबको क्या होना चाहिए, आयनिक। हमने लिखा भी यही है, सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। टॉपिक को जरा ध्यान सुनना, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के कुछ आयनिक कंपाउंड है, सारे नहीं है, ये कुछ है, इनके अलावा भी हो सकते हैं, ऐसा है ना। अब आए इधर ध्यान से, तो इनमें से जनरली ये सारे आयनिक है, लेकिन ध्यान से सुनना, BeF2 आयनिक नहीं है और BeO आयनिक नहीं है। एनसीईआरटी का एस ब्लॉक का एक स्टेटमेंट है, अभी लिखवा दूंगा स्टेटमेंट, वो ये है कि ग्रुप 2 की जब आप बात करते हो ना, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ग्रुप 2 के जितने भी हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स कहने का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ग्रुप 2 के जितने भी हैलाइड्स होते हैं उनमें जो बेरिलियम के सारे हैलाइड होंगे, बेरिलियम के सारे हैलाइड होंगे वो कोवेलेंट होते हैं और बचे हुए ग्रुप 2 के सारे हैलाइड्स आयनिक होते हैं। ये ग्रुप 2 के अंदर मतलब एस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या निकला कि बेरिलियम का कोई भी हैलाइड आ जाए, बेरिलियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इट विल बी कोवेलेंट। लेकिन अगर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कोई भी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आ जाए, वो क्या हो जाएगा, आयनिक।
मैग्नीशियम का हैलाइड आयनिक होगा, लेकिन बेरिलियम का कोई भी हैलाइड आ जाए कोवेलेंट होगा, जिसमें से बेरिलियम के सीबीआई तो हमने कल ही पढ़ लिए थे, और बेरिलियम का फ्लोराइड भी कैसा होता है, कोवेलेंट। कोवेलेंट है, आयनिक नहीं, क्रॉस है ना। जबकि लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, अल बे ली में से ली और अल, इनके फ्लोराइड आयनिक है, जबकि बेरिलियम का फ्लोराइड क्या है, कोवेलेंट। और एनसीईआरटी में एक और बात लिखी है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है वो कोवैलेंट होता है। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन आयनिक और कौन कोवैलेंट है। आगे सुनिएगा, नोट में दो बातें हम यहां पर लिखने वाले हैं। पहला, कल जो हमने लिखा था अल्बेली के सीबीआई कोवैलेंट, तो नोट बनाइएगा, लिखिएगा पहला पॉइंट। ऊपर का लिख लिया है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अभी जगह छोड़ दो, नोट लिख लीजिए पहले। पहला पॉइंट लिखिएगा नोट में, अल्बेली के सीबीआई कोवैलेंट, अल्बेली के सीबीआई कोवैलेंट। और दूसरा पॉइंट लिखिए, all group 2 halides, all group 2 halides are ionic, all group 2 halides are ionic except बेरिलियम हैलाइड्स। मतलब ग्रुप 2 का कोई भी हैलाइड लोगे, हर हैलाइड कैसा मिलेगा आपको, आयनिक, लेकिन ग्रुप 2 में जो बेरिलियम के हैलाइड्स होंगे वो कैसे मिलेंगे, कोवैलेंट। तो ऑल ग्रुप 2 हैलाइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट बेरिलियम हैलाइड्स, मतलब बेरिलियम हैलाइड्स को छोड़कर ग्रुप 2 के सारे हैलाइड आयनिक आपको मिलने वाले। ये तो बेटा ध्यान सुनना, ये हमने कुछ कुछ केसेस पे बात कर ली, लेकिन देखो इधर ध्यान से, हमने ये बोला है सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड, मतलब ये इनके कुछ ही आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसके अलावा और भी आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो अब उस पर थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दे देता हूं, ताकि हम जब पढ़ें तो आपको बार बार चीजें रिवाइज होती रहेंगी। आयंस को बेटा दो कैटेगरी में बांटा जाता है, पहला मोनो एटॉमिक आयंस और दूसरा पॉली एटॉमिक आयंस। अब मोनो एटॉमिक कहने का मतलब, मोनो मतलब एक और एटॉमिक मतलब एटम, ऐसे आयन जिनमें केवल एक ही एटम होता है। मैं टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहा हूं। ऐसे आयन जिसमें एक ही एटम होता है, जैसे सोडियम आयन में एक ही एटम होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, ये सब एक एटम से बनने वाले आयन है। इन आयन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में कौन आता है, ऐसे आयन जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, टाइप नहीं, एटम्स हो। जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन में कितने एटम्स हैं, दो, तो ये मोनो एटॉमिक नहीं है, डाई ट्राई टेट्रा की कैटेगरी में जाएगा, मतलब पॉली में चला जाएगा। मैंने बोला परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन होता है O2 2 माइनस, सुपर ऑक्साइड होता है O2 माइनस। एलिमेंट तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एटम कितने, दो। नंबर ऑफ एटम कितने, दो। तो दो एटम आ गए या दो से ज्यादा एटम आ गए तो वो मोनो में नहीं जाएगा, वो किसमें चला जाएगा, पॉली। अगर टाइप ऑफ एटम की बात होती तो याद करिए, हमने हाइड्राइड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पढ़ते वक्त बाइनरी और टर्नरी वर्ड यूज किया था। टाइप ऑफ एटम की जब बात होगी तो बाइनरी या टर्नरी यूज होगा। नंबर ऑफ एटम की जब बात होगी तो मोनो एटॉमिक या पॉली एटॉमिक यूज किया जाएगा। आगे सुनिए, मान लीजिए मैंने आपको एक आयन बोला कार्बोनेट, पॉली एटॉमिक है। मान लीजिए मैंने आपको आयन बोला सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, ये सब के सब क्या है, पॉली एटॉमिक। ध्यान से सुनना, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हो, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हो, पॉली एटॉमिक आयन का बनने वाला कंपाउंड हमेशा आयनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आयनिक कंपाउंड को नाम से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक नाम बोल रहा हूं, बेरिलियम सल्फेट। अब आपने नाम सुना बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बेरिलियम का सीबीआई कोवेलेंट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन कब सतर्क नहीं रहना, बेरिलियम सल्फेट, क्या इस नाम में कोई पॉली एटॉमिक आयन का मेंशन आ रहा है, यस। कौन आ रहा है, सल्फेट। मैंने बोला बेरिलियम नाइट्रेट, बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम फॉस्फेट, क्या इन सब में कोई पॉली एटॉमिक आयन आ रहा है, यस। अगर किसी भी कंपाउंड में कोई पॉली एटॉमिक आयन का मेंशन हो जाता है तो फिर उसमें कोवेलेंट आयनिक का झंझट नहीं, वो सीधे सीधे आयनिक ही होता है। मैंने बोला लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम सल्फेट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम कार्बोनेट, फॉस्फेट वगैरह वगैरह कुछ भी बोल दिया, इन सब में पॉली एटॉमिक आयन है, और पॉली एटॉमिक आयन रखने वाले कंपाउंड कैसे होंगे, आयन। तो इनके अगर कोई भी पॉली एटॉमिक आयन रखने वाले कंपाउंड आ जाए तो उनको भी आप आयनिक ही कंसिडर करते हुए चलेंगे। ये आपको एक बेस बता दिया, अब इसी पे हम लोग आगे चैप्टर को बिल्ड करेंगे ना। ये जिसने नहीं लिखा फटाफट लिख ले, आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को चाहो तो आप मेंशन कर लेना कि भाई किसी के अंदर अगर पॉली एटॉमिक आयन है, अगर पॉली एटॉमिक,
हाँ जा जा तू। खौफ नहीं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी बेटा जीवन में। क्या है कि डिसिप्लिन के बिना जीवन में काम चलता नहीं। पॉलीएटॉमिक क्या लिख दें? क्या लिख दें बताओ? लिख लो। नहीं, यही लिखेंगे। अभी समझना ही नहीं है ना। मैंने बोला पी ब्लॉक में एक टॉपिक आएगा कार्बाइड्स, मीथेनाइड, एसिटिलाइड, एलिलाइड, तब बताएंगे। अभी सिर्फ लिखाया है। आप सोच रहे हो कार्बन पे 4 माइनस, कार्बन पे 4 माइनस है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ C3 पे 4 माइनस है, तो 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 मैग्नीशियम काफी है। ठीक है, सही है जो लिखा है। क्या बोल रहा था भाई तू? पॉलीएटॉमिक आयन रखने वाले कंपाउंड आयनिक होते हैं, बस। ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉलीएटॉमिक आयन्स आर आयनिक इन नेचर। चलिए अब इसमें आगे का डिस्कशन करते हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। हमने अभी बात करी कि भाई लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको देखकर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, खासकर अल बेली के सीबीआई कोवेलेंट। लेकिन बेरिलियम का फ्लोराइड और ऑक्साइड आ जाए तो वो भी कोवेलेंट होगा। और इसके बाद हमने चर्चा करी कि भाई ग्रुप 2 का कोई भी हैलाइड आ जाए, है ना, बेरिलियम को छोड़कर ग्रुप 2 में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का कोई भी हैलाइड आ जाए वो क्या हो जाएगा? आयनिक। और ऐसे कंपाउंड जिनमें आपको पॉली एटॉमिक आयन दिख जाएंगे उनको भी आप क्या कंसिडर कर लेंगे? आयनिक। अब आगे बढ़ते हैं। आयनिक और कोवेलेंट के कुछ बेसिक बातें समझने के बाद अगले पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हेडिंग डालिएगा फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या बात हमें करनी है, पहले आइए इसके बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं, ध्यान सुनना बेटा। आयनिक बॉन्ड क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड के बारे में इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर हमें 2 चीजों पे चर्चा करनी है। पहला, कहां पर आयनिक बॉन्ड फास्ट बनेगा, जल्दी बनेगा, और कहां पर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जाने दीजिए, बैग दे दिए। इतनी देर से वो इंतजार कर रही थी, उसको तो बैठा ही लेता मैं क्लास में, तो नुकसान कर दिया तूने उसका। कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। आइए इधर दे। तू किसी को बुलाने जा रहा है तो खड़ा क्यों हुआ? तू एडजस्ट कर रहा था, बहुत बढ़िया। आयनिक बॉन्ड के बारे में हो गया एडजस्ट, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। 2-3 बार तू खड़ा हुआ इसलिए मैंने कॉपी। अभी देख लिया इधर उधर, अब तो नहीं देखेगा इधर उधर, पक्का? ठीक है। इधर उधर देख रहा था। आइए इधर, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें। आयनिक बॉन्ड के लिए 2 चीजें हमें पढ़नी होती है। पहला, आयनिक बॉन्ड का फास्ट फॉर्मेशन और आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। कोई है अभी बाहर? है बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं अभी तक। अरे अब तो पनिशमेंट मिल गई उनको, बुला लो इनको। बहुत देर से उन्होंने इंतजार किया इसीलिए। ये जुझारू बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। कॉपी देना है दे दे। डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। तुझे विश्वास था, मुझे मालूम है, पिछले सालों में भी देख रखा है तुम लोगों ने। एक
इम्तिहान होता है बीच बीच में, कुछ लोग इम्तिहान पास कर जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आयनिक बॉन्ड के ऊपर बात कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको यहां पर मैं दो चीजों पे बात कर रहा हूं। आयनिक बॉन्ड में दो चीजें, दो कंडीशंस हम लोगों को समझनी है। पहला है आयनिक बॉन्ड का फास्ट फॉर्मेशन और दूसरा आयनिक बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन। सबसे पहली चीज, हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में आयनिक बॉन्ड में इन दोनों के ऊपर चर्चाएं करनी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को चेक करने के लिए हमें जो टॉपिक पढ़ना होगा वो होगा लैटिस एनर्जी। आज के लेक्चर में ही देखेंगे, आगे आएगा। लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कहा गया भाई ये, हाँ, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। इस टॉपिक में फेवरेबल कंडीशन में हम लोग स्ट्रॉन्ग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो जब हम हेडिंग डाल रहे हैं फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि हम यहां पर आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि कहां पर आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा और कहां पर आयनिक बॉन्ड देर से बनेगा। तो हमें फास्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करनी है। एक और बात, अगर कोई बॉन्ड फास्ट बने तो हो सकता है फास्ट बनने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग हो, या हो सकता है फास्ट बनने के बावजूद भी वो वीक हो। तो इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। तो कोई ऐसा रिलेशन मत सोचना कि फास्ट बनेगा तो स्ट्रॉन्ग ही होगा या फास्ट बनेगा तो वीक ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अलग ही कॉन्सेप्ट ही अलग है। आइए इधर, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मुझे एक बात बताइए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? दो एटम। दो एटम में से एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल। अच्छा, मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लूज करके क्या बनाएगा? कैटायन। नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्या बनाएगा? एनायन। ध्यान से देखते जाइएगा, चेक करते जाइएगा। मान लीजिए, अभी मैं लिखा कुछ भी नहीं रहा हूं, सुनते जाइए। मान लो एक मेटल एम माना और एक नॉन मेटल एक्स मान लिया। ये मेटल है, वो नॉन मेटल है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाना है? कैटायन। नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना है? एनायन। जितनी जल्दी कोई भी मेटल अपना कैटायन बना लेगा, बिकॉज हम फास्ट फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी जल्दी कोई भी मेटल अपना कैटायन बना लेगा और जितनी जल्दी कोई भी नॉन मेटल अपना एनायन बना लेगा, क्या उतनी जल्दी इनके बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मतलब हमको इस बात पे ध्यान देना है कि मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और नॉन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ताकि कैटायन और एनायन जल्दी बन जाए। सारा खेल जल्दी का है। अब देखो, एक बात बताओ, मान लो एक मेटल का नाम लिया मैंने Ma और एक मेटल का नाम लिया मैंने Mb। सपोज इसने भी कैटायन का फॉर्मेशन करा और सपोज इसने भी कैटायन का फॉर्मेशन करा। हम दो कंडीशंस को समझ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसको भी कैटायन बनाना है, इसको भी कैटायन बनाना है। कैटायन बनाने के लिए जिस एनर्जी के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, क्या कैटायन बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज आता है वो Ie होता है या नहीं होता? होता है। कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज Ie। तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे हम बोलेंगे Ie। इसको भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसे भी कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो है Ie। मान लो इसके Ie का वैल्यू कम है और मान लो इसके Ie का वैल्यू ज्यादा है। पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, ए या बी? ए। दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? ए। मान लो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए 50 यूनिट एनर्जी चाहिए और इसको 5000 यूनिट चाहिए। 50 मिलते खटक से लूज कर देगा, 5000 वाला बोलेगा और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, और एनर्जी दो। तो अभी हमारे पास फेवरेबल कंडीशन जो है वो कौन सी है कि कैटायन जल्दी बनाने के लिए Ie क्या होनी चाहिए? कम। इसका मतलब जब हम यहां पर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड बोलेंगे तो Ie के टर्म्स में जो फेवरेबल कंडीशन आएगी वो है कि Ie शुड बी लो, क्योंकि अगर किसी की Ie कम है तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना फास्ट फॉर्मेशन होगा। एक और बात, क्या Ie को मैं साइज से कंपेयर करूं तो याद करिए पीरियोडिक टेबल में हमने Ie के फैक्टर्स पढ़े थे। Ie और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्स होता है? इनवर्स। तो अगर किसी का Ie कम है तो उसका साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। आप इसको भी देख लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। यहां पर मान लीजिए एक मेटल ए था जिसका साइज ऐसा है और मान लीजिए एक मेटल बी है जिसका साइज ऐसा है। मुझे बताइए इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगा? कम। दोनों में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ए या बी? बी। और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है उसके लिए आसान काम को कराने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? कम। इसका मतलब है जिसका साइज ज्यादा उसका Ie कम।
तो अगर कैटायन जल्दी बनाना है तो या तो आई कम हो, या उसको दूसरे टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि उस है ना उस पर्टिकुलर एटम का या आयन का साइज ज्यादा। तो ये बात हमने यहां पर लिखी, लो आईई या फिर ग्रेटर साइज ऑफ कैटायन। आइए इधर, अब हमें कैटायन के बाद क्या बनाना है, एनायन। मान लीजिए एनायन पे चर्चा करें, तो मान लीजिए ये एक्स ए एक एटम है, एक्स बी एक एटम है, दोनों को क्या बनाना है, अपना अपना एनायन। मुझे बताइए एनायन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते थे, ईए। तो अगर हम बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ईए की बात चल रही है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ईए की बात चल रही है। याद करिए ईए का मतलब हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। मान लो मैं आपको बोलूं कि इसका ईए ज्यादा है, और मान लो मैं आपको बोलूं कि इसका ईए कम है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखा रहा है, ए या बी, ए। और जब ए इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है तो दोनों में से एनायन बनाने का काम जल्दी कौन करेगा, ए ही तो करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जल्दी एनायन बनाने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो है हाई ईए। ईए ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। और अगर किसी का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर इसको मैं साइज में देखूं तो बेटा ईए और साइज भी तो इनवर्स होते हैं, इसका मतलब है हाई ईए तो स्मॉल साइज। इसको यहां देख लीजिए, मान लीजिए इसका साइज छोटा है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ। और इसका साइज बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को देर से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा। तो ये दो चीजों पे हमने बात करी। पहला कि कैटायन और एनायन के फास्ट फॉर्मेशन के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहला, कैटायन बनने के लिए आई कम होना चाहिए या फिर साइज ज्यादा होना चाहिए, और एनायन जल्दी बनने के लिए ईए ज्यादा या फिर साइज कम होना चाहिए। इसी बात को हम यहां लिखने वाले। हेडिंग ला लीजिए, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और अब बोलते जा रहा हूं, पॉइंट्स को समझाने का काम ऑलरेडी कर दिया है, इसी को लिखेंगे हम। पहला पॉइंट, फॉर कैटायन फॉर्मेशन। बेटा कैटायन फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने बात करी कि आईई का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम, या फिर हम बोल सकते हैं साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। जितना कम आई होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, या जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और ऐसे होने पर कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, है ना, कैटायन जल्दी बना लेगा इस तरह की कंडीशंस होने पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। कैटायन फॉर्मेशन टेंडेंसी के बाद सेकेंड नंबर पे आता है बेटा एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी। अगर एनायन का फॉर्मेशन हमें कराना है तो उसमें पहली बात, ईए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जितना किसी भी एटम का ईए होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और अगर ईए ज्यादा है तो ईए और साइज इनवर्स होते हैं, इसका मतलब साइज क्या होना चाहिए, छोटा। इनमें से कोई भी कंडीशन हुई तो वो पर्टिकुलर स्पीशीज एनायन जल्दी बना लेगा, तो एनायन फॉर्मेशन टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और हमें इस पूरे टॉपिक में यही पढ़ना था कि कहां पर कैटायन जल्दी बन जाएगा और कहां पर एनायन जल्दी बन जाएगा। दीज आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए ना, अब ये जो अभी हमने लिखा है कैटायन और एनायन का फास्ट फॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ और बातें डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनना। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, और वो क्वेश्चन के दो अलग अलग टाइप ऑफ ऑप्शन बन सकते हैं। पहला तो आईई और ईए के टर्म्स में पूछ सकता है, और दूसरा साइज के टर्म्स में पूछ सकता है। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, द नेसेसरी कंडीशन फॉर, या नेसेसरी या फेवरेबल कुछ भी लिख लो, द फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, the favorable condition for ionic bond formation will be, the favorable condition for ionic bond formation will be, पहला ऑप्शन लिखे लो आईई लो ईए, लो आईई कॉमा लो ईए। दूसरा ऑप्शन लिखे लो आईई कॉमा हाई ईए।
लो IE कॉमा हाई EA। तीसरा ऑप्शन लिखें हाई IE कॉमा हाई EA, हाई IE कॉमा हाई EA। चौथा हाई IE कॉमा लो EA। करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, है ना। IE कम होनी चाहिए ताकि जल्दी कैटायन बन जाए, और ये ज्यादा होना चाहिए ताकि जल्दी एनायन बन जाए। तो करेक्ट आंसर विल बी 2। अब क्वेश्चन यही रखें, और बेटा क्वेश्चन को अब IE और EA के टर्म्स में ना देकर अगर आपको साइज के टर्म्स में दे दिया जाए, तो ऑप्शन बोल रहा हूं, क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन स्मॉल कैटायन कॉमा स्मॉल एनायन, स्मॉल कैटायन कॉमा स्मॉल एनायन। क्वेश्चन वही है, ऑप्शंस बस लिख लीजिए, स्मॉल कैटायन कॉमा स्मॉल एनायन। दूसरा ऑप्शन लार्ज कैटायन कॉमा लार्ज एनायन, लार्ज कैटायन कॉमा लार्ज एनायन। तीसरा लिखिए स्मॉल कैटायन कॉमा लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन कॉमा लार्ज एनायन। और आखिरी आ जाएगा लार्ज कैटायन कॉमा स्मॉल एनायन। करेक्ट आंसर फोर्थ, यही आंसर है। तो भाई अगर आपको आयनिक बॉन्ड जल्दी बनाना है तो उसकी फेवरेबल कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, और फेवरेबल कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पर लार्ज साइज ऑफ कैटायन होना चाहिए और स्मॉल साइज ऑफ एनायन होना चाहिए। तो ये ओवरऑल कंडीशंस है। अब देखिए यहां पर हमने चर्चा करी फास्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनना। अगर मान लो एक मेटल है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि क्या है बेटा, लैटिस एनर्जी। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। मेटल जनरली कौन से स्टेट में मिलता है बेटा, सॉलिड। हमने आई के समय पे सब्लिमेशन एनर्जी नाम का मेंशन किया था। तो मान लो मेटल सॉलिड है, आपने उसको आई देकर क्या बना दिया, मतलब सब्लिमेशन एनर्जी देकर क्या बना दिया, गैसियस। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है। मान लीजिए मेटल M को इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ बनाना है, तो बेटा यहां पर जो प्रोसेस लगेगी वो कौन सी लगेगी, IE। अब अभी हमने देखा कि अगर हमें जल्दी M+ बनाना है, इसका मतलब है IE वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम, ताकि कम एनर्जी मिलते ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। इसी तरीके से मान लीजिए एक एटम लिया X, जो कि आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनायन में। तो बेटा एनायन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, EA। अगर किसी को जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसका EA क्या होना चाहिए, ज्यादा। यहां तक की बात अभी तक हमने डिस्कस कर ली। लेकिन अब हमें किसका फॉर्मेशन करना है, आयनिक बॉन्ड का। मुझे बताइए जितनी जल्दी कैटायन बना, जितनी जल्दी एनायन बना, या जितनी देर से कैटायन बना है, जितनी देर से एनायन बना, कैटायन एनायन बन तो गए। अब जब भी कैटायन एनायन बन जाएगा तो बताइए कैटायन एनायन में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन। बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो जब इन दोनों में ये आमने सामने आएंगे, जब भी इनका फॉर्मेशन हो जाएगा, उस फॉर्मेशन के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज्ड एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक को हम किससे दिखा रहे हैं, माइनस से। ये माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, रिलीज्ड एनर्जी को। और जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया U से। यही U लैटिस एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लैटिस एनर्जी। लेकिन उस पर अभी चर्चा करते हैं क्या। जैसे ही कैटायन बना, जैसे ही एनायन बना, जब कैटायन और एनायन में क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। बेटा इनमें जब अट्रैक्शन होगा तो क्या ये आपस में कंबाइन होके MX टाइप का कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आज हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में एक पॉइंट लिखा था कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जनरली कौन से स्टेट में मिलेंगे, सॉलिड। क्यों मिलेंगे, क्योंकि बेटा प्लस और माइनस कंप्लीट चार्ज है। कोवेलेंट में पार्शियल प्लस और माइनस आते हैं और आयनिक में कंप्लीट प्लस और माइनस आते हैं। पार्शियल के मुकाबले क्या कंप्लीट प्लस और माइनस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा पैकिंग उतनी ज्यादा होगी। गैस में दूर होते हैं, लिक्विड में पास होते हैं, सॉलिड में और पास होते हैं। जब इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो बेटा अट्रैक्शन की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। जबकि आप देखो इसके जो कंस्टिट्यूएंट आयन थे वो गैसियस थे, उनमें कोई अट्रैक्शन अलग से नहीं था। पर जब इनमें अट्रैक्शन चालू हुआ तो पैक होते वक्त ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। और याद करिए सॉलिड कंपाउंड को उनके एक्चुअल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है या सिंपलेस्ट रेशो से, सिंपलेस्ट। और मैंने आपको आज बताया था कि जब सिंपलेस्ट रेशो की बात होगी तो उसके लिए हमें हमेशा 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को लेना होता है। तो बेटा सॉलिड आयनिक कंपाउंड तो बन गया, लेकिन जो भी बात होगी वो 1 मोल के लिए होगी। तब ध्यान सुनना, लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, 2 डेफिनेशन होती है। इधर से इधर भी लैटिस होता है और इधर से इधर भी लैटिस होता है। जैसे हमने कल
बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करी थी, वैसी बात है। ध्यान सुनना, द अमाउंट ऑफ, इधर से, अच्छा एक बात बताओ, इधर से इधर आ रहे हो तो अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज। अच्छा, इधर से इधर जाना होगा तो अट्रैक्शन होगा या तोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दो तरह से बात होगी, एनर्जी रिलीज और एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी इधर से इधर की बात कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole solid ionic compound is formed from their constituent gaseous ions। मतलब कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन के मिलने से 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनते वक्त या बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। अब अगर मान लो इधर से इधर ना देख के इधर से इधर देख रहे हैं, तो बताइए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, चलिए ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप इधर से इधर आएंगे तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। जब आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन, ये दोनों ही एनर्जी क्या कहलाएंगे बेटा? लैटिस एनर्जी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस एक प्रोसेस एक्सो होगा और दूसरा प्रोसेस एंडो होगा। तो ये डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग डालेंगे लैटिस एनर्जी, सिंबल इसका यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। डेफिनेशन बोल रहा हूं, लिखिएगा। 2 डेफिनेशन है, दोनों लिखा दे रहा हूं आपको। पहली डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when 1 mole solid, the amount of energy released when 1 mole solid ionic compound, 1 mole solid ionic compound is formed from, 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. 1 mole solid ionic compound is formed from its constituent gaseous ions. ठीक है, और करके दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा। The amount of energy required, the amount of energy required when 1 mole solid ionic compound, when 1 mole solid ionic compound is converted into its constituent gaseous ion, is converted into its constituent gaseous ion.
ठीक है, ये आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे, पहले इसको आप एज इट इज लिख लीजिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या है इसका मीनिंग। चलिए ना, अब ये जो फैक्टर्स बेटा अभी हम लोगों ने देखे यहाँ पर, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये फैक्टर्स हैं क्या और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड में हम लोगों को आगे जो पॉइंट्स पढ़ने हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करें तो एक टॉपिक आ रहा है बेटा अभी लैटिस एनर्जी, इसके बाद एक टॉपिक आएगा हाइड्रेशन एनर्जी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक टॉपिक डिसाइड होगा जिसका नाम होगा सॉल्युबिलिटी, और उसके बाद हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है पोलराइजेशन, है ना। आयनिक बॉन्ड में ये सब चीजें हमें पढ़नी होती है, जिसमें से अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी। जो काम लैटिस एनर्जी के लिए जो फैक्टर्स या जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, हूबहू कहानी किसमें चलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी में भी। तो अभी हम लोग लैटिस एनर्जी समझ रहे हैं, लेकिन लैटिस एनर्जी अगर आपने ठीक से उसके फैक्टर्स वगैरह समझ लिए तो सेम कहानी कहां देखने को मिलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी में भी। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप एनर्जी निकाल रहे हैं, फिजिक्स में आपका एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप चार्ज स्पीशीज के बारे में बात करते हैं या नहीं करते बेटा, करते हैं। और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आप चार्ज स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप एनर्जी और फोर्स के फॉर्मूले भी पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे बताइए, दो चार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब इसका Q1 Q2 है और इसका डिस्टेंस मान लो R है, और इसका एनर्जी का फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलते हो, Q1 इंटू Q2 अपॉन R बे, R स्क्वायर नहीं, फोर्स थोड़ी पूछ रहे हैं, एनर्जी पूछ रहे हैं, ये होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का। मुझे बताइए, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है, क्या ये दो चार्ज स्पीशीज के बीच की एनर्जी का फॉर्मूला है या नहीं है बेटा, है। और अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो कौन सा है बेटा, आयनिक बॉन्ड। क्या आयनिक बॉन्ड में भी जब आप कोई सी भी एनर्जी निकाल रहे हो, लैटिस या हाइड्रेशन, है तो ये एनर्जी ही, और किसके बीच की एनर्जी निकल रही, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में एनर्जी निकाल रहे हो बेटा। दो चार्ज स्पीशीज के बीच में चाहे आप वो एनर्जी निकालो, चाहे ये एनर्जी निकालो, चाहे ये एनर्जी निकालो, फॉर्मूला तो वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा एनर्जी, चाहे मैं लैटिस एनर्जी की बात करूं, चाहे हाइड्रेशन की बात करूं, चाहे आप फिजिक्स में इस फॉर्मूले की बात करें, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपॉन डिस्टेंस। ये फैक्टर है आपका। कोई भी एनर्जी आप निकाल रहे हैं तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यही हमने लिखा हुआ है। अब है ना, ये बात जो हमने लैटिस में बोली एज इट इज कहां पर आ जाएगी, हाइड्रेशन में भी आ जाएगी। तो ध्यान सुनिएगा, कभी भी लैटिस एनर्जी निकालनी हो या हाइड्रेशन एनर्जी निकालनी हो, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी हमको हमेशा चार्ज को देनी है। अगर चार्ज अलग अलग है, मान लो दो कंपाउंड दिए और दोनों कंपाउंड के चार्जेस भी अलग अलग हैं और दोनों के रेडियस भी अलग अलग है, और बोला किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा, किसका लैटिस एनर्जी कम, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, चार्ज को। पहले चार्ज को देखना है, नोट बना के लिख भी लीजिएगा इस बात को, चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर, मतलब प्रायोरिटी हमेशा चार्ज को देनी है बेटा। चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर, चार्ज फैक्टर डोमिनेट्स ओवर साइज फैक्टर।
चलिए इसके बाद यहां पर बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को डिस्कस करने हैं, तो आइए उन एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। पहला एग्जांपल, मान लीजिए आपको दिया जाता है NaF, मान लीजिए आपको दिया जाता है MgF2 और मान लीजिए आपको दिया जाता है AlF3 और इनके लिए आपको बोला जाता कि लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाइए। ठीक है, तो बेटा पहली बात, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये जो भी टॉपिक आएंगे ना, ये मेनली आपको किसके लिए आएंगे? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। पहली बात तो ये दिमाग में होनी चाहिए। और मैंने आपको बोला कि आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्मूले से सॉल्व करना है या नाम से सॉल्व करना है? नाम से। नाम आना चाहिए हमारे दिमाग में हमेशा हर टॉपिक में। मुझे बताइए इसका नाम बता सकते हैं क्या? सोडियम फ्लोराइड, इसका नाम मैग्नीशियम फ्लोराइड, इसका नाम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। और एक बात बताओ, क्या ये मेटल और ये नॉन मेटल है? हाँ है। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक, मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक। तो अब हमें आयनिक और कोवेलेंट भी धीरे धीरे पहचानते रहना है, जैसे जैसे कंपाउंड आएंगे मैं बोलते जाऊंगा। अगर ये आयनिक है तो बेटा इसको कंपाउंड के नाम से सॉल्व करेंगे। मुझे बताइए इसमें कौन कौन सा आयन है? सोडियम आयन है और फ्लोराइड है। अब आपको आयन्स में ब्रेक करना आना चाहिए। सोडियम ग्रुप 1 का है तो उस पर +1 होता है और हेलोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम फ्लोराइड, बताइए मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg2+ और फ्लोराइड आयन F-। ये 2 मत लिख देना, हमें नाम से सॉल्व करना है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इसके साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे फ्लोराइड आयन से मतलब है। और फ्लोराइड आयन का फॉर्मूला F- होता है कि F2- होता है कि F22- होता है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि फ्लोराइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है? F-। तो सर ये 2 क्यों लिखा है? 2 का मतलब है कि 2 F- है, पर हमें तो एक ही आयन को देख के काम करना है। ठीक है ना, तो एक आयन का मतलब हो गया, हमने किसको ले लिया? F-। आइए इधर AlF3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बताइए एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है? +3 और फ्लोराइड पे चार्ज कितना होता है? F-। ये अपन ने इसको आयंस में ब्रेक किया। अब आगे सुने, हमें लैटिस एनर्जी के लिए 2 चीजें देखनी होती है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? चार्ज को। क्या सभी का चार्ज सेम है या अलग अलग? अलग। और मुझे चार्ज का प्रोडक्ट करना है, साइन के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड 1:1, 2:1, 3:1। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। जब जब चार्ज बढ़ेगा देख लीजिए लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लैटिस एनर्जी का यहां जो ऑर्डर आ जाएगा, NaF से ज्यादा लैटिस एनर्जी MgF2 की और MgF2 से ज्यादा लैटिस एनर्जी हो जाएगी AlF3 की। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अभी ये जो हमने ऑर्डर बनाया इसमें तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। अब इसको कॉन्सेप्चुअली भी एक बार इमेजिन कर लीजिए। मैंने आपको यहां पर बोला था लैटिस एनर्जी की 2 डेफिनेशन होती है। इधर से इधर आ रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और इधर से इधर जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ध्यान से देखना, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। तो है तो अट्रैक्शन 3 हो जाएगा। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इन तीनों में एनर्जी रिलीज हो रही, लेकिन क्या सबसे ज्यादा एनर्जी यहां रिलीज होगी? यस। और वही अट्रैक्शन की वजह से रिलीज होने वाली एनर्जी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। इसका मतलब है उसका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? सबसे ज्यादा। सेकेंड नंबर पे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा NaCl, Na2S और Na3P, और आपको बोला गया इसके लिए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। अब लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंपाउंड को, है ना, आयनिक कंपाउंड जब भी आए तो नाम से सॉल्व करेंगे। बताइए इसका नाम बताइए क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, इसका नाम सोडियम सल्फाइड, इसका नाम सोडियम फॉस्फाइड। इसका मतलब इसमें 2 आयन है, एक तो सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तोड़ लिया हमने। अगले पे आइए सोडियम सल्फाइड। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +1। सल्फाइड पे -2। अब जिनको सल्फाइड के बारे में जानकारी है ठीक है, जिनको नहीं है ध्यान सुन ले। चार्ज अगर नहीं आ रहा तो बेटा क्या ये ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्साइड आयन क्या होता है? O पे 2-, तो उसी ग्रुप का है, तो S पे कितना चार्ज आएगा? 2-। इधर देखिए इस कंपाउंड को बोलेंगे सोडियम फॉस्फाइड। क्या ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है बेटा? हाँ। तो नाइट्राइड आयन जब बनता है तो N पे कितना चार्ज होता है? 3-। तो इस पे भी कितना चार्ज होगा? 3-। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ठीक है, अब किस लेवल पे ये चीजें आनी चाहिए
जहां जहां जरूरत पड़ेगी बता देंगे, और जिसको याद नहीं हो तो इन आयन के नाम लिख लेना आप और धीरे धीरे याद कर लेना, क्लोराइड, सल्फाइड और फॉस्फाइड। आइए लैटिस एनर्जी की बात करें तो बेटा एनर्जी के लिए पहले चार्ज को देखना है, हर जगह चार्ज सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। हमें साइन के साथ लेना है या मैग्नीट्यूड लेना है? मैग्नीट्यूड। बताइए, यहां आ गया 1 into 1, यहां आ गया 1 into 2, यहां आ गया 1 into 3, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बढ़ रहा है बेटा? यस। इसका मतलब है लैटिस एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बैठे बैठे किसी की विकट स्थिति हो गई हो, सब कुछ कंट्रोल में ना हो, तो जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी है क्या हो गया इसकी? किसको? इसको? अच्छा, तो बुला लिया, ये गनीमत है दोस्ती के नाम पे। वार्तालाप करने को नहीं बोला है, लिख लिया है तो पढ़िए, है ना? 1-2 मिनट पढ़ लेंगे, हो सकता है एक आध क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाए जो बात करने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। बातें क्या लगातार नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी कर ली फिर चुप हो गए। चलिए ना, आइए यहां पर फर्स्ट और सेकंड केस के ऊपर डिस्कशन हो गया। अब इसी तरह के दूसरे और केसेस पे बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता कि भाई NaF, NaCl, NaBr और Na, और बोला जाता बेटा इनका लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है। और सिमिलरली मान लीजिए एक और एग्जांपल में यहां पर लिख दे रहा हूं, आपको सपोज एग्जांपल दे दिया जाता LiF, NaF, KF, RBF, और बोला जाता है इनका भी लैटिस एनर्जी कंपेयर करना है। लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले हमें चार्ज और रेडियस के बारे में देखना है। बेटा कंपाउंड के नाम बताइए, क्या नाम है इसका? सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसका नाम बोलो। लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड। क्या इनको आयंस में ब्रेक कर लेंगे हम लोग? यस। बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1, -1। अब अलग से नहीं लिख रहा हूं, उसी पे चार्ज लिख दे रहा हूं। इस पे चार्ज कितना आएगा? +1, -1, +1, -1 और +1, -1। सेकंड वाले को देखो, +1, -1, +1, -1, +1, -1 एंड +1, -1। पहली प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं? चार्ज को। लेकिन चार्ज जब आप देखोगे तो क्या सभी के चार्ज अलग अलग है या सेम है? सेम है। यहां पर भी चार्ज सेम है। चार्ज अगर अलग होता तो चार्ज से सॉल्व कर देता, लेकिन चार्ज सेम हो गया तो सेकंड नंबर पे क्या देखना है? साइज या रेडियस। अब मुझे बताइए, अगर हम इनके बारे में बात करें और अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहली कंडीशन कि यहां पर चार्ज क्या है? सेम। और चार्ज सेम हो गया तो साइज देखना है। रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? सोडियम तो हर जगह कॉमन है, तो सोडियम को देखने से तो कुछ भी नहीं होगा। केटायन कॉमन है। एनायन देखिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या ये डाउन द ग्रुप के एलिमेंट है बेटा? यस। तो रेडियस बढ़ रहा है। अच्छा मुझे बताइए, अगर साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी और रेडियस डायरेक्ट है या इनवर्स है? इनवर्स। इसका मतलब है रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा NaF, फिर उससे कम NaCl, फिर उससे कम NaBr और सबसे कम हो जाएगा NaI। अगले वाले क्वेश्चन को देखें, सेम टाइप है बिल्कुल। यहां पर भी आप देखें तो सबसे पहले चार्ज क्या हो गया बेटा? सेम। चार्ज अगर सेम हो जाता तो रेडियस देखना है। रेडियस किसका देखोगे? फ्लोराइड तो बेटा कॉमन है सब जगह, एनायन कॉमन है, तो केटायन अलग है। केटायन का साइज देखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्या डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब है यहां पर डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस या साइज बढ़ जाएगा। और साइज या एनर्जी कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्टली या इनवर्स? इनवर्स। तो बेटा जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, और जिसका साइज ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब ऑर्डर कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा।
एक और केस आपके सामने लिखा हुआ है, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट ट्राई कर लीजिए उसे। बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन क्या अप्रोच लगा रहे होंगे एग्जाम में, सोच लीजिए एक बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है भाई सबकी, है ना? कल कुछ क्वेश्चन भेजे भी थे, देख लेना। और एनसीईआरटी की आप चाहे तो एक बार फुल अब रीडिंग लगा सकते हैं, है ना? कुछ कुछ मतलब मैक्सिमम पॉइंट तो कवर हो ही गए, कुछ एक पॉइंट होंगे जो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बॉन्डिंग वॉन्डिंग में आ जाएंगे, बट आप पढ़ लीजिएगा, जो समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा, तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ये आगे आएगा ये इस तरह से। मॉड्यूल ईएलपी जो भी है पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट कर लेना, है ना? बाकी अन्य जगहों के प्रश्न धीरे धीरे आपको ऐसे टेलीग्राम पे दे दिए जाएंगे, करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन लगाने से क्या है कि चीजें अपन भूलेंगे नहीं, रिवाइज होता रहेगा। चले आइए, है ना? अब यहां पर आते हैं अगले केस की तरफ। ये जो लास्ट केस है इस पे आइए डिस्कशन करते हैं। मुझे बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम ऑक्साइड, और इसका नाम होगा मैग्नीशियम फ्लोराइड। मुझे बताइए क्या सोडियम का आयन Na2+ और ऑक्साइड का आयन O2- होता है बेटा? यस। और मैग्नीशियम फ्लोराइड में मैग्नीशियम आयन होता है Mg2+ और फ्लोराइड आयन होता है F-। 9th क्लास में फॉर्मूले बनाते थे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 इधर चला जाता था, ये 1 उधर चला जाता था, वही है। मुझे बताइए हमें चेक करना है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है? चार्ज। चार्ज का प्रोडक्ट देखें तो 1 × 2 है और यहां 2 × 1 है, तो चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम हो गया। चार्ज अलग होता तो जिसका चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होता वो हमारा आंसर हो जाता, मोर लैटिस एनर्जी के लिए। लेकिन चार्ज सेम हो गया। चार्ज सेम होने के बाद क्या देखेंगे? रेडियस। अब रेडियस में देखो इधर ध्यान से, यहां पर हमने लिखा था चार्ज सेम तो रेडियस देखा, यहां पर हमने लिखा था चार्ज सेम तो रेडियस देखा। लेकिन जनरली एक आयन कॉमन होता है, तो एक आयन कॉमन होता है तो जो बचा हो या तो केटायन कॉमन होगा या एनायन कॉमन होगा। आप देखोगे आयनिक कंपाउंड में आगे भी बढ़ेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि केटायन या एनायन में से कोई ना कोई कॉमन होता है। इधर देखिए, ये पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का, है ना? जनरली केटायन या एनायन क्या होता है? कॉमन। जब केटायन या एनायन कॉमन होता है तो आपको साइज देखना होता है, तो जो कॉमन है उसका साइज देख के तो कोई फर्क होगा नहीं, जो अलग होता था उसका साइज देख लेते थे। यहां पर केटायन भी अलग है और एनायन भी अलग है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ केटायन का साइज देख लूं या सिर्फ एनायन का साइज देख लूं, मुझे दोनों के साइजेस कंपेयर करने पड़ेंगे। पहले केटायन को केटायन से कंपेयर करते चलिए। मुझे बताइए यहां का केटायन कौन है? Na+ और यहां का केटायन कौन है? Mg2+। क्या रेडियस के बारे में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं बेटा? यस। मैंने आपको बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप पहचानना अब हमें आना चाहिए। ये लेफ्ट टू राइट इन पीरियड है, टॉप टू बॉटम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंट स्पीड क्या है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एक ही फॉर्मूला, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताइए इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज कम, मतलब ये ऑर्डर आ जाएगा। यहां आइए, अभी तो बस केटायन कंपेयर करा, अब एनायन भी कंपेयर करिए। मुझे बताइए इसका एनायन कौन है? O2- और इसका एनायन कौन है? F-। साइज का क्वेश्चन है, टाइप पहचानिए, कौन सा टाइप है? अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा, वही Z इफेक्टिव लगा के सॉल्व कर लेंगे ना। अब मुझे बताओ यहां पर देखिए Na और O, क्या दोनों का साइज ज्यादा आ रहा है बेटा? यस। मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो है, इसका साइज ज्यादा ही है और इसका साइज कम ही है। क्या लैटिस एनर्जी और साइज डायरेक्ट होते हैं या इनवर्स होते हैं? इनवर्स। तो बेटा जिसका साइज ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम, तो इसका मतलब है Na2O की लैटिस एनर्जी कम और MgF2 की लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो ये पूरी कंडीशन है। अब अगर किसी के मन में ऐसा आ रहा हो तो सर मान लो चार्ज तो बराबर हो गया, साइज इसका ऐसा और इसका ऐसा, तब क्या करेंगे? तब मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। सवाल इस बात पे निर्भर करता है कि सवाल सॉल्व करवाना है, सवाल सवाल इस बात पे निर्भर करता है कि सवाल सॉल्व कराना है कि नहीं कराना, है ना?
क्या? बहुत सुनते हो तुम लोग, कान तुम्हारे कभी कभी बज भी जाते हैं। चलिए, तो अपने को यहां पर ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कराना है या नहीं कराना, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा केस दे दे कि भैया एक का रेडियस इसका कैटायन का ज्यादा और एक का रेडियस एनायन का ज्यादा, फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो वैल्यू बेस्ड हो जाएगा। फटाफट इसको लिखे, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अगली हेडिंग डालिएगा, बॉर्न हेबर साइकिल। 10 सेकेंड। चलिए, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल की बात करें तो बेसिकली ये है क्या, जब भी हम जैसे देखो बायो जब हम पढ़ते हैं तो वाटर साइकिल आ गया या नाइट्रोजन साइकिल आ गया, तो बेसिकली एक फ्लो चार्ट बनाना है, एक बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग समझा रहे होंगे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। और बॉर्न हेबर साइकिल जो है ये किसी पर्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के लिए पढ़ा जाता है। पहली बात, एनसीईआरटी में ये टॉपिक मेंशन्ड है। टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूं तो ये टॉपिक जो है ना, इस पे जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, बट एनसीईआरटी में टॉपिक है इसलिए पढ़ ले रहे हैं। जितना एनसीईआरटी के दायरे में लिखा वो एक बार समझ लेते हैं कि बाई चांस वहां से कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर बिल्कुल बेबस और लाचार पड़े हुए कि कुछ हो ही नहीं रहा अपने से ना। तो आइए इस पे बात करते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल फॉर एमएक्स टाइप ऑफ कंपाउंड। एनसीईआरटी ने इस बॉर्न हेबर साइकिल को NaCl के लिए समझा रखा है। किसके लिए? NaC। क्या Na प्लस Cl माइनस इस टाइप से मैच करता है? यस। हम जो अभी टाइप बना रहे हैं वो कोई भी MX टाइप का कंपाउंड चल जाएगा। जैसे हमारे कैटायन पे +1 होना चाहिए और एनायन पे -1। जैसे LiF, LiCl, LiBr, LiI, NiF, NaCl, NaBr, NaI, KF, KCl, KBr, इन सब पे लग जाएगा। बट एनसीईआरटी ने NaCl के लिए समझा रखा है। अगर आप इस टाइप को बदल दोगे, है ना, तो ये जो बॉर्न हेबर साइकिल है इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे, ये पता होना चाहिए। कैसे आएंगे वो मैं एक दो केस आपको अभी डिस्कस कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MX टाइप या NaCl मान के चलिए। मान लीजिए एक मेटल है, तो मेटल जनरली कौन से स्टेट में मिलता है? सॉलिड। और एनायन बनाने के लिए क्या चाहिए? नॉन मेटल। नॉन मेटल जनरली कौन से स्टेट में मिलता है? गैसियस। NaCl सोच के चलिए, Na सॉलिड और Cl नेचर में कौन से फॉर्म में मिलता है? Cl2 गैसियस। आगे सुने, हमें M को कन्वर्ट करना है M+ में और X को कन्वर्ट करना है X- में। इसका मतलब M को अगर M+ बनाना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? I। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट में I दे सकते? नहीं। तो मुझे पहले इस M को कन्वर्ट करना पड़ेगा M गैसियस में बाय गिविंग द सब्लिमेशन एनर्जी। बेटा जो सब्लिमेशन एनर्जी हमने दी वो एंडो होगा, यहां पर एंडो एक्सो को देखते हुए चलना है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा था तो उस अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ा, तब जाके गैस बनेगा, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आगे सुनिएगा, अगर मुझे इस M को M+ में कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड सिचुएशन के हिसाब से, तो क्या मुझे I देनी पड़ेगी? यस। फॉर न्यूट्रल एटम IE इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बेटा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको केवल और केवल I1 देना पड़ेगा। मैं सिर्फ I लिख दे रहा हूं, I1 भी लिख सकते हैं, चलेगा। कैटायन तैयार है, एनायन तैयार करते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। नेचर में Cl कौन से फॉर्म में मिलता है? बेटा Cl2। लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करना है Cl- गैसियस में कन्वर्ट करना है। तो वहां से यहां तक का सफर समझना है हमको। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने का प्रोसेस क्या कहलाता है? EA। लेकिन EA आइसोलेटेड एटम के लिए होता है या बॉन्डेड एटम के लिए होता है? आइसोलेटेड। बट ये तो क्लोरीन बॉन्डेड है। तो ध्यान से देखिए, नेचर में क्लोरीन Cl2 फॉर्म में मिलता है तो Cl के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल। और मुझे यहां पर इसको आइसोलेट कराना है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, होगा क्या, हमें मान लो कल मैंने जब आपको बॉन्ड एनर्जी की कहानी समझाई थी, वो ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, तो मैंने बोला था दो एटम, मान लो क्लोरीन और क्लोरीन है, इनकी इनिशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है। बॉन्ड बनाते वक्त इन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज करी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। मान लो इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 500 यूनिट है, मान लिया ऐसा टोटल है ना, बॉन्ड एनर्जी 500 यूनिट है। बॉन्ड बनाते वक्त इन दोनों ने मिला के 500 यूनिट एनर्जी रिलीज कर दी। अब वही 500 यूनिट एनर्जी जब इनको दूंगा तो बॉन्ड टूट भी जाएगा।
तो आपने इसको कितनी एनर्जी दी? 500 यूनिट। ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है मान लीजिए। लेकिन इस 500 यूनिट का होगा क्या? ये 500 यूनिट एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, ये 500 एनर्जी इन दोनों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इन्हीं की तो इनिशियली एनर्जी निकली थी, वो एनर्जी वापस मिलती तो ये अपने अपने रास्ते वापस चले जाएंगे। तो ये 500 यूनिट एनर्जी जो आपने दी ना, वो इनको मिलेगी। तो बताओ एक को कितनी एनर्जी मिलेगी? पूरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ। हाँ, देनी पूरी एनर्जी पड़ेगी। ये मत सोचना कि 250 दिया 500 ही। लेकिन एक एटम के रेफरेंस में जब बात करूंगा तो उस 500 में से एक को पूरी बॉन्ड डिसोसिएशन मिलेगी, हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, हाफ ऑफ। यहां पर जब आप इसको तोड़कर एक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें आगे की प्रोसेस आइसोलेटेड के लिए समझनी है, तो बेटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी, इसका मतलब ये साइन प्लस आएगा। लेकिन एक एटम के लिए जब मैं बात करूंगा तो मैं हाफ लिख दूंगा। एनर्जी पूरी दी गई है, लेकिन एक्स को उसमें से कितना हिस्सा मिला है? आधा। ये इस बात को इंडिकेट करता है। आगे सुनिएगा। अब आप क्या कर रहे हो? एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो। इलेक्ट्रॉन ऐड कराने का प्रोसेस ई है या फिर डेल्टा एचईजी। मैं डेल्टा एचईजी लिखूंगा क्योंकि एंडो एक्सो पे बात चल रही है। मान लीजिए मैंने लिखा डेल्टा एचईजी। अब मुझे बताइए, किसी भी एलिमेंट में पहले इलेक्ट्रॉन के जुड़ने का प्रोसेस एंडो होता है या एक्सो होता है? क्या होता है? क्या होता है? जनरली एक्सो। 3 केस में एंडो। अभी तो 4 ही दिन हुए बेटा, 4 मई तक याद रखना है। बात ध्यान रखिए, यहां से यहां बनने का जो कहानी है, पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस जनरली एक्सो, लेकिन ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में एंडो। अगर मैं इसको ग्रुप 18 ग्रुप 2 या नाइट्रोजन का एनायन बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा? एंडो। एंडो का मतलब साइन कैसा होगा? प्लस। साइन पे ध्यान रखना, बाकी सब तो प्लस है पर इसका साइन चेंज होता है। ये प्लस भी हो सकता है। और अगर मैं इसको क्लोरीन मान के चलूं तो क्लोरीन में पहला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जुड़ना चाहेगा, इसका मतलब है वो प्रोसेस होगा एक्सो। एक्सो होगा तो साइन कैसा आएगा? माइनस। क्या ये साइन हमेशा माइनस होगा? क्या ये प्लस भी हो सकता है? अच्छा, एक और बात मैंने बोला था, अगर मैं टाइप चेंज कर दूं तो बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर की कहानी भी चेंज हो जाएगी। मुझे बताओ, अगर मैं इस कंपाउंड को NaCl के बदले Al2O3 मान लूं, क्या मान लूं? Al2O3। तो मुझे बताइए, Al2O3 बनाने के लिए क्या एल्यूमिनियम पे +3 और ऑक्साइड पे -2 आएगा कि नहीं आएगा? बेटा आएगा। एल्यूमिनियम पे +3 आने का मतलब है एल्यूमिनियम को पहले आपने सॉलिड से गैस तो बनाया होगा, पर यहां पर Al पे +3 आएगा। और Al+3 का मतलब कितनी आई देनी पड़ेगी? I1 + I2 + I3, मतलब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। आगे सुनिए, ऑक्सीजन बना रहे हो, ये मोनो नेगेटिव है या पॉली नेगेटिव? पॉली नेगेटिव का फॉर्मेशन तो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, मतलब ये साइन क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये साइन चेंज हो सकता है, इसका साइन, बाकी तो ठीक है। अब सुनिए, कैटायन बन गया, एनायन बन गया, दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या दोनों में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। आज ही हमने लैटिस एनर्जी की बात करी थी। जब भी कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन मिलकर 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो इस प्रोसेस में रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी। तो अब ये काम करें, यहां तक जो लिखा इसको लिख लें, इसके आगे की चर्चा फिर कल करेंगे ना।